हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, एक्चुअली एक हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मतलब वही सर्दी ज़ुकाम मौसम के हिसाब से। और मेरी आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। तो अभी फ़िलहाल मेरी 90% आवाज़ आ गई है। थोड़ी सी आपको आवाज़ अलग लग सकती है, जैसे गला बैठा हुआ, लेकिन 90% सही है और अब मैं थोड़ा सा एटलीस्ट बोल पा रहा हूँ। तो मैं फिर यहाँ पे ये लेक्चर शूट कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, चलेगा। आप आगे बढ़ते हैं बच्चों और शुरू करते हैं हमारा 12th चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 3 चैप्टर बचा हुआ है और 2 चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट जो है, ये 2 चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो विल जस्ट डील विद इट। स्टार्ट करते हैं 12th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। इस टॉपिक में पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ लॉज है जो एक साइंटिस्ट जिसका नाम फैराडे है उन्होंने दिया। ठीक है। उसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा यहाँ पे, जो कि 11th स्टैंडर्ड के मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है। लेकिन ठीक है, अब 11th में आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे तो नहीं पता, तो ये कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब डेफिनेशन ये दिया जाता है कि किसी भी एरिया से कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये तो आप जानते रहोगे, बचपन से हमने पढ़ा है कि अगर मान लो मैं एक मैग्नेट बनाता हूँ। लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में इससे पहले भी हमने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट में बात की थी। तो एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइंस का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है एक मैग्नेट के अराउंड। ठीक है। तो जैसे मान लो, हमको पता है कि हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपको ऐसा दिखता है कि वो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है और फिर घूम के साउथ पोल से एंट्री मार रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएगा, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे आके ख़त्म होगा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यहीं पे आगे अंदर भी कंटिन्यू करता है और फिर यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कभी भी इसका स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं होता, हमेशा ये क्लोज लूप बनाता है। समझे? तो अंदर ही अंदर वो साउथ से कंटिन्यू करता है, नॉर्थ तक जाता है और ये पूरा लूप क्रिएट करता है। यहाँ से चाहे चाहे यहाँ से वो कहीं से शुरू या कहीं पे ख़त्म नहीं होगा। अब ये भी पीछे जाके ऐसा पूरा लूप क्रिएट करेगा, सॉरी, पूरा लूप क्रिएट करेगा और अंदर ही अंदर जाके मिल जाएगा। ये आपके लाइंस ऑफ फोर्स हो गए। तो यहाँ से जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, जाने के बाद यहाँ से सब एंट्री मारेंगे और एंट्री मारने के बाद भी आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको मिल लेंगे। हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका क्लोज लूप बनाता है। समझे? बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है वो और साउथ पे जाके एंट्री मार रहा है वो मैग्नेट के अंदर, पर एक्चुअली में वो अंदर अंदर भी साउथ से एंट्री मार के फिर से नॉर्थ की ओर जाता है। तो अंदर देखने पे साउथ टू नॉर्थ दिखेगा और बाहर देखने पे आपको नॉर्थ टू सॉरी साउथ देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली सॉरी। ये समझ गए? अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की खासियत होती है, देखो, अगर आप मैग्नेट के पास जाओगे, ये लाइन सब ऐसे थोड़ा सा दूर जाओगे तो क्या होता है ना कि बिखर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन आप मैग्नेट के करीब रहो, पोल के करीब रहो, तो पोल के करीब आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक लाइंस जो है ना वो बहुत ही नज़दीक है। तो इसका मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नज़दीक होता है वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगा, तो वहाँ पे लाइंस, आपको मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस बहुत नज़दीक दिखेंगे। जहाँ पे दूर दिखते हैं वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स, वो आपका जो हिस्सा होता है, वो रीजन होता है, वहाँ पे आप समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से दूर चले गए तो देखो यही लाइंस ऑफ फोर्स आपस में सेपरेट हो गए। समझ गए? अब अगर मान लो आप किसी तरीके से मैग्नेट को, किसी तरीके से कोई मैग्नेट का एक ऐसा, आप एक पर्टिकुलर टाइप का मैग्नेट या फिर एक सिस्टम लेके आते हो मैग्नेट का, जिससे आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट दिखाई दे। ये आप हॉर्सशू मैग्नेट में देख सकते हो। मतलब हॉर्सशू मैग्नेट या एक मैग्नेट का सिस्टम ही ले लो, आप किसी भी तरीके से आप उसे अरेंज करो तो आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसा प्रोड्यूस किया है। जो भी आपने मैग्नेट लाया उसको यूज़ करके ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या होगा, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि हर जगह पे आप देखोगे कि लाइंस की जो डेंसिटी है या लाइंस जो है एक दूसरे की सेम, मतलब उनके बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो हर जगह पे सेम है, हर जगह इक्वली स्पेस्ड है, और लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल भी हैं। तो जब आपको पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स दिखे और सबके बीच में डिस्टेंस हर जगह पे फिक्स दिखे कि हाँ इतना ही यहाँ पे इनके बीच में स्पेसिंग है, हर जगह पे सेम है, इसका मतलब हर जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा नज़र आएगा। समझ गए ये चीज़? चलिए, अगर लाइंस ऑफ फोर्स नज़दीक आए तो मतलब समझ लो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ गया है। लाइंस ऑफ फोर्स अगर दूर हो जाए तो समझ लो कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो गया है, राइट। अब बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने जैसे बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है कि किसी एरिया के थ्रू अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स घुस रहा है तो उस एरिया के थ्रू कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स घुस रहा है परपेंडिकुलर। तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने एक लिया एरिया, एरिया कैसे भी ले सकते हो आप, एरिया जैसे मान लो मैंने एक स्क्वायर एरिया ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर एरिया हो सकता है, सर्कुलर एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने दो सेम स्क्वायर एरिया लिया है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत नज़दीक होंगे। तो देखो यहाँ पे इस एरिया के थ्रू बहुत सारा लाइंस जा रहा है ना, बहुत सारा लाइंस जा रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत वीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर बहुत कम जा रहा है, यहाँ पे 3 ही जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स काफ़ी कम है। क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे कर रहे हैं बच्चों, बताओ। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। अब देखो लाइंस ऑफ फोर्स को गिनना मुश्किल है, वो तो मैंने यहाँ पे 3 बनाया है यहाँ पे बहुत सारे लाइंस बना दिए हैं। पर जब आप मैग्नेट किसी एरिया के सामने रखते हो, ये मैग्नेट रखा मैंने, इसके सामने कोई एरिया रख दिया, तो आपको मैग्नेट के अंदर का तो लाइंस दिखेगा नहीं, है ना, कि हाँ चलो इतने लाइंस निकल रहे हैं। लाइंस ऑफ फोर्स तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो वो हमको दिखने वाला तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, कितने लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, और जो हम डेफिनेशन देते हैं फ्लक्स का मैथमेटिकली, हम ये मान लेते हैं उससे जो भी आंसर आएगा उतने ही लाइंस ऑफ फोर्स आपके उस एरिया से पास हो रहा है। मतलब हमने खुद एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाया किसका, फ्लक्स का। उस डेफिनेशन के हिसाब से आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, उस फ्लक्स का जो भी वैल्यू आया हम मान के चलेंगे उतने ही लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया से पास हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स कम ज़्यादा होगा, जैसे मान लो मैं एक पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया लेता हूँ, ये सर्कुलर एरिया मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो देखो इस सर्कुलर एरिया से बहुत सारे लाइंस पास हो रहे हैं। क्यों बहुत सारे लाइंस पास हो रहे हैं, क्योंकि हमने मैग्नेट के नज़दीक रखा हुआ है इसको, तो लाइंस ऑफ फोर्स नज़दीक है तो बहुत सारा पास हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है। लेकिन उसी को उठा के अगर सपोज करो आप यहाँ रख दोगे तो यहाँ से देखो एक ही लाइन पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, जिसकी वजह से फ्लक्स भी वीक हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे जैसे चेंज होगा उसके थ्रू पास हो रहा है, उसी के हिसाब से आपका मैं बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कम या ज़्यादा होगा। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिने कैसे, गिन तो सकते नहीं है, तो मैंने जैसे बताया हमने इसका डेफिनेशन दिया है मैथमेटिकली कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया से अगर आपको कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया, अगर किसी एरिया के थ्रू हमको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जैसे हम फाई बोल रहे हैं, तो इस फाई का डेफिनेशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, एंड इट इज़ गिवन एज बी डॉट ए। अब देखो आपके बुक में बी डॉट एस लिख देते हैं कई बार, या कोई और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ए यूज़ कर रहा हूँ और हमेशा ए ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो तो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। हमने क्या किया है, यहाँ पे एरिया को वेक्टर बना दिया, समझे। तो ये जो आपका ए है ये एरिया वेक्टर है। अब ये एरिया वेक्टर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे।
एरिया को भी हम लोग ने अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे वेक्टर बना के रखा हुआ है, और ये एरिया वेक्टर है क्या, मान लो। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि एरिया को तुमने वेक्टर बना दिया तो बी बी वेक्टर ए बी वेक्टर, उनके बीच में डॉट डाला मैंने, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। ये हमारा डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इससे जो भी आंसर आएगा हम बोलेंगे कि इतने ही लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया के थ्रू पास हो रहा है, ये हम मान लेंगे, समझे, इसी तरीके से माना जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या होता है, क्या होगा बताओ। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कौन सा एंगल है ये आपको समझना होगा। पहले ये समझो कि एरिया वेक्टर क्या है। मान लो तुमने कोई भी एक एरिया बनाया, यहाँ पे कोई भी एक एरिया बनाया, उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा। और एरिया वेक्टर क्योंकि बना के रखा है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देते हैं, हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करके, उसके परपेंडिकुलर तुम एक लाइन ड्रॉ करो और वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये बात हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ पे भी एरिया वेक्टर डिफाइन किया था। वही सेम एरिया वेक्टर यहाँ पे भी है। एरिया के परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इस एरिया के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से अगर सपोज करो मैंने एक एरिया ऐसे नीचे प्लेन में बना के रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा, परपेंडिकुलर। नीचे की ओर भी आ सकता है, अगर आपका एरिया जो है वो क्लोज नहीं है तो नीचे के ऊपर भी, नीचे भी डाल सकते हो, ऊपर भी डाल सकते हो, बस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हो गया एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बस इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। इसका जो भी एरिया है वो इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका जो भी एरिया होगा, ये नीचे जो भी बना के रखा है उन्होंने पैरेललोग्राम, उसका एरिया का जो वैल्यू होगा वही इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। पर डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे मान लो मेरा हाथ है, अभी ये हाथ का एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, किस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। आपका जो छत है ऊपर उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नीचे आएगा, नीचे जो आपका फ्लोर है उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, राइट। मैं जो सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ इस बोर्ड का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आपके तरफ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ये हो गया एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल आपका थीटा होगा। तो मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ, क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग ये एंगल थीटा बोल रहा है। चलो अब एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो हमारा एरिया कुछ ऐसे है और इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है इस तरीके से, ऐसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसके परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर मान लो जाएगा इसका इस तरीके से नीचे, क्योंकि ये है इसके परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये आपका एरिया वेक्टर ए हो गया। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है बताओ। एरिया वेक्टर देख सकते हो आप ऐसे जा रहा है, सॉरी एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड सामने जा रहा है, तो इनके बीच में ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना, यही थीटा हम लोग ने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो बताओ कि इस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे बी ए कॉस थीटा, और उसमें लेट्स से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, आपका जो एरिया है इस पूरे सर्कल का एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, तो और इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास होगा। तो अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा ठीक है, या बी डॉट ए बोल सकते हो। बी डॉट ए को हम बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। बी का वैल्यू 2 टेस्ला है, एरिया का वैल्यू 3 है और कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है कि कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 वेबर
फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, डब्ल्यू बी याद कर लो, डब्ल्यू बी का मतलब होता है वेबर। वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 3 वेबर ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि 3 लाइंस ऑफ फोर्स। वैसे 3 बना है इसलिए आंसर 3 आया, ऐसा नहीं है। वो लाइंस ऑफ फोर्स हमको पता नहीं कितना पास होता है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि अगर मेरा फ्लक्स का वैल्यू 3 आया है, इसका मतलब इस एरिया के थ्रू 3 लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है। ये इसी हिसाब से हम लोग अभी परपेंडिकुलर पास हो रहा है ऐसा माना जाएगा। तो यही फ्लक्स कैलकुलेट करने का अपना तरीका होता है, समझे। अब देखो फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा। मान लो तुमने एरिया को सीधा कर दिया तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, सारे के सारे लाइंस पास हो जाएंगे। जैसे ही अगर सपोज करो तुम एरिया को टेढ़ा करने लग जाओगे, लाइंस ऑफ फोर्स पास होना कम हो जाएगा, तो फ्लक्स कम हो जाता है। अब मान लो तुमने पूरा फ्लैट कर दिया और अब लाइंस ऑफ फोर्स एक भी पास नहीं होगा उससे, क्योंकि आपने एरिया को कैसे रखा है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड उसको सीधे ही स्लाइड करके निकल जा रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड पास होना चाहिए ना उसके थ्रू परपेंडिकुलर। तो एक भी परपेंडिकुलर लाइंस इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। मान लो आपका एक स्क्वायर दे के रखा है मैंने आपको, यहाँ पे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया मैंने आपको दे दिया 4 मीटर स्क्वायर। और जब देखा गया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो भी इसी तरीके से ऐसे पास हो रहा है, ये आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बी है। इस बी का वैल्यू भी मैं आपको दे दे रहा हूँ कि बी जो है वो 2 टेस्ला का है। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बताओ, एरिया के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जाएगा, तो ये आपका एरिया वेक्टर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बताओ, 90 डिग्री बन रहा है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बन गया। अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हो यहाँ पे तो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 2, एरिया का वैल्यू 4, कॉस 90 डिग्री। अब आपको पता है कि कॉस 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, इसका मतलब फ्लक्स 0 आ गया। 0 वेबर का फ्लक्स इससे पास हो रहा है। 0 वेबर का फ्लक्स मतलब कोई भी लाइन्स ऑफ फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर पास नहीं हो रहा है, और नहीं होगा क्योंकि सारे लाइन सीधे निकल जा रहा है। तो इस एरिया के थ्रू कहाँ कोई भी लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है, इसलिए फ्लक्स हमारा 0 आ रहा है। समझ गए। तो आप देखोगे कि फ्लक्स का वैल्यू जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो देखो। एक तो मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा है, बी, आपका एरिया कितना बड़ा है, एरिया बड़ा तो फ्लक्स भी बड़ा हो जाएगा, एरिया कम तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। सॉरी। आपने देखा कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाए, एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, इसके नहीं, कॉइल की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर आपके एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एरिया अलग हो गया, उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इस बात पे भी आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर सपोज करो हमने कॉइल ले लिया कुछ ऐसे, और इस कॉइल के परपेंडिकुलर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड भेजा है, कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भेज दो। कॉइल के परपेंडिकुलर, फिर बता रहा हूं मैं, जो एरिया है उस एरिया के परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड भेज दिया। अब वर्ड परपेंडिकुलर से कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। एरिया वेक्टर भी एरिया के परपेंडिकुलर ही आएगा। तो अब देखोगे कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग थीटा 90 डिग्री लिख देते हैं। एरिया के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो खुद भी तो परपेंडिकुलर होता है एरिया के। तो ऐसे में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे केस में अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो आपको ऐसे केस में मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे लाइंस जो भी आप भेज रहे हो वो सारा का सारा परपेंडिकुलर ही पास हो जा रहा है, सारे पास हो जा रहे हैं। और हमारा डेफिनेशन यही कहता है कि जितने परपेंडिकुलर लाइंस पास हो रहे हैं किसी एरिया के थ्रू, वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सारे ही पास हो जा रहे हैं परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। कैलकुलेट कैसे करोगे, मान लो बी का वैल्यू फिर से 2 टेस्ला ले लिया, ए का वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा।
तो फ्लक्स क्या होता है, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, b2 a10 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 20 वेबर का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स बोल सकते हो। अगर अब आपने एरिया को टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा इसी एरिया को टेढ़ा कर दिया, तो एरिया वेक्टर भी नीचे झुक जाएगा और आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे केस में आपका फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आता है, कॉस 0 1 होता है। उसके बाद अगर आपने थीटा बढ़ा दिया तो कॉस का वैल्यू कम हो जाएगा और आपका फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। और उसको टेढ़ा करते करते अगर आपने पूरा फ्लैट ही कर दिया इस तरीके से एरिया को, तब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा। समझ गए? इसमें एक बात और गौर करने की है कि अगर आपके पास एरिया, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो हर जगह पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फिक्स है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहे थे। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे और मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो उनके बीच का एंगल फिक्स रहेगा। यहाँ पे भी वही होगा। जितने भी केसेस हमने देखे हैं हर जगह पे आपका थीटा का वैल्यू फिक्स होगा, यहाँ 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 यहाँ, और इवन मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है हर पॉइंट पे कांस्टेंट ना हो और आपने एरिया ऐसे ले रखा हो कि हो सकता है कि एरिया के हर एक पॉइंट पे आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, वो थीटा हर जगह पे सेम ना हो, तब ऐसे केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे डायरेक्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको करना क्या है तो देखो। मान लो किसी और टाइप का आपने इस तरह से एरिया ले लिया जिसका जो फ्लैट नहीं है और आपका यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहा है। अब या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब वो यूनिफॉर्म ना हो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आपका एरिया के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो ये एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। और अगर मैं सपोज करो यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी और पॉइंट पे ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर आपका फिर ऐसे चला जाएगा। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो आप देख सकते हो कि यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब एरिया वेक्टर अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये एंगल थीटा बनेगा आपका। यहाँ पे आपका देखो ये बहुत छोटा सा एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा फिर बड़ा हो गया। तो अलग अलग जगह पे आपको थीटा का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है। ऐसे केस में क्योंकि फ्लक्स हर जगह पे एक जैसे कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाते। तब हम क्या करते हैं, हर छोटे छोटे जगह पे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका फ्लक्स अलग से कैलकुलेट करो, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, और सारे फ्लक्स को आप ऐड कर दो। समझे? ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो छोटा सा फ्लक्स आप निकालते हो तो वहाँ पे हम एरिया वेक्टर को ए ना लिख के डी ए लिख देते हैं। तो एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है। अब क्योंकि आप ये फ्लक्स बहुत छोटी जगह के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम एरिया वेक्टर को ए ना लिख कर डी ए लिख देते हैं। ये रहा डी ए। बहुत सारे बुक में डी एस लिखा जाता है क्योंकि एस वो एरिया वेक्टर को एस से रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हो, टेक्स्ट बुक शायद मैंने ये चीज़ देखा नहीं है क्योंकि फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट शायद 11th में था, या हो सकता है बीच में आप एक बार देख लेना। पर आप डी ए लिखोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सामने लिख देना कि डी ए इज एरिया वेक्टर। तो ये छोटा सा एरिया वेक्टर, इस छोटे से एरिया के लिए एरिया वेक्टर हम डी ए लेंगे। जब हम डी लगा देते हैं इसका मतलब बहुत छोटा वैल्यू होगा उसका। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर डी ए यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर डी ए यूज़ करेंगे। तो हम छोटे छोटे पार्ट का फ्लक्स निकाल लेते हैं और सब इस पूरे पार्ट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस पूरे एरिया को सबका छोटा छोटा फ्लक्स निकाल लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है, जब ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाए, कंटिन्यूसली छोटा छोटा पार्ट हम लोग अगर डिवाइड करते जाए और ये डिवीजन अगर इनफाइनाइट हो जाए, बहुत सारा आपने इतना डिवीजन कर लिया है कि डिवीजन जो है आपका इनफाइनाइट हो गया, बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए,
और उसके बाद अगर आप ऐड करते हो तो इस ऐड करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोला जाता है कि हाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है बहुत छोटा सा फ्लक्स डी फाई। अब मैं फाई में भी डी लगा देता हूँ क्योंकि हम बहुत छोटा सा फ्लक्स निकाल रहे हैं। अभी जो छोटा सा फ्लक्स है इसका वो हमने निकाल लिया। वो कैसे निकलेगा बताओ, वो निकलेगा बी डॉट डी ए, एरिया वेक्टर इसके बीच में ये आ जाएगा वैल्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हो बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। वही सेम फॉर्मूला है, बस छोटे सा फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग इस छोटे से एरिया के लिए। ऐसा हम हर एक पॉइंट के लिए करेंगे और हर एक पॉइंट पे करोगे तो ऐसे पॉइंट्स आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे कर रहे हो तो पॉइंट तो आपका इसका इनफाइनाइट होगा। तो आप मान के चलो कि आपने ऐसे छोटे 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 इनफाइनाइट डिविजन्स कर डाले, सबका फ्लक्स कैलकुलेट किया और ऐड कर दिया। इस प्रोसेस को, इस तरीके के एडिशन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं ऐसे हैं कि अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स हम फाई कैसे निकालेंगे, इस डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे एरिया के लिए, इस पूरे सरफेस के लिए, समझे। तो फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई का वैल्यू क्या है, बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। बस इतना ध्यान रखोगे तो भी चलेगा। ये लास्ट वाला पार्ट कि हम अगर हमारा सपोज करो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह पे फिक्स नहीं है, या आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हर जगह पे जो है वो फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूले के लिए जाएंगे और इस फॉर्मूले में हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। छोटे से पार्ट का हम लोग पहले फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद पूरे एरिया के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरे एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा। और दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की। तो बस ध्यान रहे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई भी मान लो पर्टिकुलर आपने एरिया ले लिया, एरिया किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये एरिया मोबाइल का हो सकता है, आपने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ये एरिया कॉइल का हो सकता है, कॉइल मतलब आपने एक वायर लिया इस तरीके से उसको गोल घुमा दिया, गोल घुमा दिया, या फिर आपने उसको रेक्टेंगल में घुमा दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने उसको किसी शेप में ढाल रखा है, स्क्वायर हो या सर्कल हो, तो हम उसको बोल देते हैं, या कोई और शेप का भी हो, अगर आपने उसको मोड़ के पूरा घुमा के एक लूप कंप्लीट कर लिया तो उसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। तो ये कॉइल हो सकता है, कॉइल के सामने अगर आप सपोज करो एक मैग्नेट रख दो, तो हम बोलेंगे कि अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से पास हो रहा है तो हम बोलेंगे इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, समझे। एरिया कोई भी हो, किसी भी एरिया के थ्रू अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जा रहा है तो हम बोलेंगे उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले से इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं हम लोग, समझे। 3 चीज़ों पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके लाइंस भी ज़्यादा होंगे, निकलेंगे, और आपका फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर आपने छोटा सा एरिया लिया है तो उससे कम लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा, वहीं एरिया बड़ा कर दो तो उससे ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा। तो ज़्यादा एरिया करने से भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे होना चाहिए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो आप मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हर जगह पे, एरिया बड़ा कर दोगे तो भी फ्लक्स बड़ा हो जाएगा। और थीटा पे भी डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, उस पर भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो होपफुली मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और उससे रिलेटेड फैराडे ने 2 लॉज दिए थे। ये 2 लॉज क्या है ये हमें देखना है यहाँ पे। अब देखो, फैराडे ने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें कुछ पता चला। एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। उसके एक्सपेरिमेंट के पहले ऐसा लगता था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस की बात अलग से होनी चाहिए, मैग्नेट की बात अलग है। लेकिन चार्जेस और मैग्नेट ये 2 जो है वो बाद में जाके एक ही हो गए। कैसे एक हुए, तो पहला एक्सपेरिमेंट तो हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि अगर मान लो कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है,
तो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, और उसके सामने ले जाकर अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल रख दो या कंपास रख दो, पता है ना आपको कंपास, उस कंपास का जो सुई होता है, निडल होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो मूव हो जाता है। अब वो निडल अपने आप में एक मैग्नेट होता है एक्चुअली में। तो मैग्नेट करंट के सामने जाकर अगर डेविएट हो जा रहा है या फिर वो हिल जा रहा है, तो इसका मतलब तो थोड़ा सा गड़बड़ है। क्योंकि देखो, कंपास के अंदर जो वो निडल होता है वो एक्चुअली में मैग्नेट होता है। वो तभी अपनी जगह से हिलेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, यानी कि किसी मैग्नेट के पास रखा जाएगा। यहाँ पे कोई दूर दूर तक मैग्नेट नहीं था, सिर्फ करंट फ्लो हो रहा था। जब उसने करंट के सामने रखा तो अचानक से उसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब उसे समझ नहीं आया कि यार इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उनके हिसाब से लगा कि शायद ऐसा कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेट की जो निडल है, मैग्नेटिक निडल, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट के पास ही डिफ्लेक्ट होगा। तो वहाँ से इनको समझ में आया कि ये जो आपका करंट फ्लो होता है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ये किसने बताया? मैग्नेटिक निडल ने बताया। क्योंकि जैसे करंट को आप ऑफ कर देते हैं, मान लो करंट फ्लो होना बंद हो गया, उसके सामने अगर मैग्नेटिक निडल रखते थे तो इसको कुछ नहीं होता था, समझे? लेकिन जब करंट जैसे फ्लो करवाना स्टार्ट किया वैसे ही मैग्नेटिक निडल हिल जाता था। मतलब ये अपने आप में करंट जो है वो एक मैग्नेट का काम कर रहा था। मैग्नेट का काम कर रहे हैं मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आया, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेटिक निडल को डिस्टर्ब कर दे रहा था। अब करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है चार्जेस भाग रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ, अब कनेक्शन बैठ गया चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कि अगर चार्जेस रुका हुआ है तब तो इसके अराउंड जो भी फील्ड होगा उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके अराउंड एक रीजन है, उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आप रखते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम बोलते थे इस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब तक चार्ज रुका हुआ है इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसमें अगर आप मैग्नेट रखोगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैग्नेट डिफ्लेक्ट कब होगा, मैग्नेट पर फोर्स कब लगेगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा किसी के। पर ये तो चार्ज है, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज भागने लग जाता है तब वो करंट बन जाता है। चार्ज के भागने का मतलब है वो करंट है, और जब करंट बन जाता है तो इसके अराउंड फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और तब ये मैग्नेट को जो है वो फोर्स लगता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ से आ रहा है? आपके करंट से आ रहा है। सो देयर इज अ कनेक्शन नाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से आता ही है, उसमें आप कोई दूसरा चार्ज रखो तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज के मोशन की वजह से ही आता है। जब चार्ज भागता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, क्योंकि करंट बन जाता है, वो करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, अब तब इस मैग्नेट पर भी फोर्स लगना चालू हो जाता है, समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है, जहाँ से निकल रहा है, वो भी चार्ज ही है। बस चार्ज मोशन में आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड आता है, जब वो मोशन में नहीं होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के पास। समझ गई चीज़? तो अब यहाँ पे देखो, ये कनेक्शन बैठा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। तो फैराडे का ये सोचना था कि आपका जो नेचर है उसे सिमेट्री पसंद है, उसे सिमेट्री पसंद है, क्योंकि अगर सपोज करो आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट से आपने क्या प्रोड्यूस कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दिया। तो उसके हिसाब से क्यों नहीं मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है? मतलब अगर आपके पास करंट है तो आपने उसको मैग्नेट बना दिया, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ दिया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि एक मैग्नेट हो, तो क्या हम उससे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसका उल्टा हो सकता है क्या? अगर इसका उल्टा पॉसिबल है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, करंट प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब करंट आप मैग्नेट का यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई सेल नहीं, कोई बैटरी नहीं, मैग्नेट और वायर और करंट आ जाना चाहिए, समझे? तो जो मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट प्रोड्यूस करते हो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तब ये कैसे प्रोड्यूस किया जाए? तो लैब में आपने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया फैराडे ने। तो उन्होंने देखा कि अगर सपोज करो, मान लो मेरे पास एक यहाँ पे कॉइल है। अब बच्चों देखो, जब मैं कॉइल बोलता हूँ तो कॉइल कुछ भी हो सकता है। मान लो इस टाइप का एक कॉइल हो सकता है। एक आपने वायर लिया और वायर को सर्कल में मोड़ दिया, सर्कल में मोड़ो
या फिर आप उसको स्क्वायर में मोड़ो या किसी और शेप में मोड़ दो, इरेगुलर शेप में, फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मोड़ के उसको घुमा के एक लूप बना देना है बस, तब उसको हम कॉइल बोलेंगे। अच्छा, कॉइल में एक टर्न है, एक से ज़्यादा टर्न भी हो सकते हैं। मानो तुमने एक बार घुमाया, फिर उसको दोबारा घुमा दिया, 3 बार घुमा दिया, 4 बार घुमा दिया, तो ये भी तुम्हारा कॉइल ही कहलाएगा। अब इसको कई लोग ना अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई कॉइल बोल देगा, कोई इसको इंडक्ट, अगर मान लो एक से ज़्यादा बार अगर आपने घुमा दिया है तो उसको कोई इंडक्टर बोल देगा या सोलेनॉइड बोल देगा। ध्यान रहे सबका अपना अलग अलग पर्पस है, पर तीनों एक ही चीज़ है। आपने मोड़ के कॉइल बना दिया और उसको घुमा दिया, समझे? तो ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपका ज़्यादा है, एक से ज़्यादा आ जाएगा, तो उसी को हम इंडक्टर बोल देते हैं, सोलेनॉइड बोल देते हैं। पर तीनों लगभग सेम ही चीज़ फिलहाल आप मान के चलो, ठीक है? तो मैं एक सिंगल टर्न लेके चलता हूँ, क्योंकि एक सिंगल टर्न के साथ जो होगा वही इनके साथ भी होगा। आपकी बुक में हो सकता है पूरा का पूरा इस तरह से कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स बना के रखा हो, मैं एक सिंगल टर्न ले रहा हूँ, इसी से आपको समझा रहा हूँ। जो इस सिंगल टर्न के साथ होगा वही बाकी सबके साथ भी होगा। तो फैराडे ने क्या किया, देखो यहाँ पे एक लिया कॉइल, ठीक है? अब इसमें कोई बैटरी अटैच नहीं है, कोई सेल अटैच नहीं है, लेकिन हमको चाहिए करंट। तो आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे मैग्नेट लाकर रख दोगे और मैग्नेटिक फील्ड से क्या करंट आ जाएगा इसके अंदर? वैसे लाना हमें मैग्नेटिक फील्ड से ही करंट था, तो आ जाएगा क्या? यहाँ चलो फैराडे ने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे कॉइल रख दिया, आ गया करंट। ऐसे कैसे आएगा? रखने पे तो नहीं आया, ठीक है? अब हो सकता है कि फैराडे को लगा हो कि भाई ये बहुत ही वीक मैग्नेट है इसलिए नहीं आ रहा है, तो उसने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ला के रख दिया हो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ला के रखने के बाद भी कुछ नहीं होगा इसको, तो भी इसके अंदर करंट नहीं आ रहा था। तो हो सकता है, अब देखो ये मैं कहानी अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ठीक है? ये पूरी कहानी ऐसा नहीं है कि जैसा उन्होंने परफॉर्म किया था। हो सकता है कि उनको गुस्सा आया हो और गुस्से की वजह से क्या करंट नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट नहीं आ रहा है, उसने ऐसा मारा हो मैग्नेट को ऐसे हाथ से, तो मैग्नेट यहाँ पे मूव करने लगा। अब जैसे ही मैग्नेट मूव करने लगा इसके अंदर करंट आ गया। अब करंट आ गया, जब वहां से मारा उस डायरेक्शन में तो भी करंट आ गया। अब जब देखा उसको मैग्नेट को, यार इस मैग्नेट में कुछ तो है, करंट आ रहा है, और फिर बड़े प्यार से यहाँ पे ले जाकर रख दिया। जैसे रख दिया वैसे करंट फ्लो होना बंद। मतलब जैसे ही इसको अगर मान लो कॉइल से दूर लेके जा रहे थे तो करंट आ जा रहा था, कॉइल के पास लेके आ रहे थे मार के तो इसमें फिर करंट आ रहा था, लेकिन अगर मैग्नेट रखा हुआ था तब कुछ नहीं हो रहा था, समझे? ये काम उल्टा भी हो सकता था। जैसे मान लो मैग्नेट तुमने यहाँ पे रख दिया और कॉइल को पकड़ो और कॉइल को पीछे लेके जाओ, तो जब वो कॉइल को पीछे ले जाने लगा तो भी कॉइल में करंट आ गया। अच्छा, मैग्नेट रख के कॉइल को उसके पास ले जाने लगे तो भी करंट आ गया। मतलब जब तक मोशन हो रहा है दोनों के बीच में, चाहे ये मोशन करे चाहे ये मोशन करे, तब तक इसके अंदर आप करंट आ रहा था, करंट इंड्यूस हो गया था। जैसे मोशन होना बंद वैसे आपका करंट बंद हो गया। एक और तरीके से करंट आया था, जैसे मान लो कॉइल ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, जब उन्होंने कॉइल को यहाँ पे घुमाना चालू कर दिया इस तरीके से, तो फिर करंट आ गया इसके अंदर। मतलब कॉइल को रोटेट करो या मैग्नेट को रोटेट करो तो भी करंट आ गया। तो करंट किस केस में है, देखो जब तक दोनों रेस्ट पे थे तब तक कोई करंट नहीं आ रहा था, कॉइल और आपका मैग्नेट। कॉइल को दूर ले जाओ तो करंट आया, कॉइल को पास ले आओ तो करंट आया, लेकिन फिर डायरेक्शन उल्टा हो गया था। दूर ले जाने पे जिस डायरेक्शन में कॉइल में करंट आ रहा था, नज़दीक आने पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चालू हो गया। सॉरी। मैग्नेट को दूर ले जाने पे करंट आ रहा था, मैग्नेट को पास ले आने पे करंट आ रहा था, कॉइल या मैग्नेट को रोटेट करने पर करंट आ रहा था। अब आप मुझे बताओगे कि इन सारे केसेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कब आपका करंट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझा है अगर आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को, कि कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं किसी एरिया के थ्रू, उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू है, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, एरिया समझ लो आप कॉइल का, और साथ ही साथ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। आप देखोगे कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था कॉइल के थ्रू तब आपका करंट इंड्यूस हो रहा था। वापस देखना, देखो जब मैग्नेट को हम दूर ले जा रहे थे, मान लो आपने मैग्नेट को दूर ले गए, तो इससे क्या हुआ बताओ,
आपका जो फ्लक्स है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। जब आप मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो कॉइल के पास का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि आप दूर लेके चले गए तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से फ्लक्स कम हो गया। तो कम हो या ज़्यादा हो, हम उसको बोलेंगे कि फ्लक्स बदल गया, चेंज हो गया। समझे? अगर आप मैग्नेट को नज़दीक लाओगे तो फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने लग जाएगा। तो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा था, इसके अंदर आपका करंट इंड्यूस हो गया, करंट आ गया इसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ आपका इवन एरिया का भी हो सकता है। अगर मान लो तुम एरिया छोटा बड़ा कर देते इसका, वो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कॉइल का ना अचानक से मैग्नेट वहीं सामने रखा हुआ था। हाँ, एक और चीज़ की गई थी, आप समझ लो इसको। मैग्नेट सामने रखा हुआ था, कुछ नहीं किया, बस इसका एरिया कम कर दिया। एरिया जैसे कम किया, कम करने लगे, इसके अंदर करंट आ गया। एरिया जैसे बढ़ाने लगे तो भी करंट आ गया। तो एरिया चेंज कर रहे हैं मतलब फिर से फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? एरिया वेक्टर। जब आप कॉइल को घुमाने लग जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एरिया वेक्टर फिलहाल ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर। कॉइल को जब घुमाने लग जाते हो तो उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मान लो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने इसको ऐसे रखा है, पहले तो स्ट्रेट रखा हुआ है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, थीटा का वैल्यू 0। जब आप कॉइल को घुमाने लग जाते हो तो उसका एरिया वेक्टर भी घूमने लग जाता है और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदलने लग जाता है। क्योंकि ये एंगल थीटा बदलने लग जाता है तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाता है, और फ्लक्स फिर से चेंज हुआ तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब जब आपका फ्लक्स चेंज हो रहा था तब तब आपके कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ यही कहती है कि whenever there is change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना भी ज़्यादा रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैग्नेट को कितना भी कॉइल के नज़दीक लेके जाओ, उससे उसके अंदर करंट नहीं आएगा। Whenever there is change in magnetic flux, अब ये चेंज में मैग्नेटिक फ्लक्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कम हो चाहे ज़्यादा हो, बदलना चाहिए बस। जब भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल एंड EMF is induced in the coil, EMF is induced in the coil। अब देखो EMF का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग ने करंट में पढ़ रखा था कि बैटरी का अपना EMF होता है। EMF एक हिसाब से वोल्टेज ही होता है, वो टोटल वोल्टेज होता है बैटरी का, या जो टोटल एनर्जी वो सप्लाई करता है पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज को सर्किट में भगाने के लिए। यहाँ पे मैं करंट इंड्यूस नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे EMF इंड्यूस बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट आएगा क्यों? EMF की वजह से। मान लो आपका सर्किट है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि क्या बिना बैटरी के तुम करंट ले आओगे? जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी का कुछ ना कुछ EMF होता है। EMF मतलब वोल्टेज, फिलहाल समझ लो। तो वो जो EMF है वो क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा दोनों के बीच में, और उस EMF की वजह से करंट आना चालू हो जाएगा। ये बैटरी का EMF हम एप्सिलॉन लिख देते हैं, समझे? ये EMF दो पार्ट में बढ़ता है, अगर आपको याद होगा तो। पोटेंशियल डिफरेंस V रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और प्लस बैटरी का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपका EMF जो है उसी को आप वोल्टेज V मान लो, समझे? तो यही वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से करंट आ रहा है। हम इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 मान लें तो जो EMF है वही आपका वोल्टेज भी हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अगर आप V = IR लिखते हो तो आप E = IR भी लिख सकते हो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी इसका EMF है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज V हो जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। अब यहाँ पे फैराडे, ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम एप्सिलॉन की जगह EMF को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप E = IR लिख सकते हो। तो अगर आपके पास बैटरी का EMF आएगा तो ही करंट आएगा। तो हम करंट इंड्यूस हो रहा है ऐसा बोलने की बजाय हम बोलते हैं EMF इंड्यूस हो रहा है। मतलब आप समझ लो कि जो कॉइल है आपका उसके अंदर बैटरी जैसा कुछ आ जा रहा है और फिर वो करंट प्रोवाइड करना चालू करता है। EMF इंड्यूस होने का मतलब ही यही है कि मान लो एक बैटरी जैसा आ गया,
और बैटरी जैसा आ गया तो क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर, तो करंट भी इंड्यूस हो गया, समझे। तो लॉ सिंपल है, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, जब भी किसी कॉइल के थ्रू आपका फ्लक्स चेंज होता है, या फ्लक्स अगर आप चेंज करते हो तो फिर उस कॉइल में करंट आ जाएगा या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हो गया इसका मतलब करंट आ गया, ईएमएफ आया मतलब करंट आया, दोनों एक ही चीज़ है। और आप वर्ड ईएमएफ यूज़ करना, समझे। और आप ये जो ईएमएफ ई जो है, मैंने बोला था आपको ई लिख सकते हो। कॉइल का मान लो रेजिस्टेंस अगर आर है तो ई इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे जो आई है उसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, ई को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं, समझे। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं। चलो ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया। अब अगला सवाल सामने आया फैराडे के ये कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा या ज़्यादा इंड्यूस होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उनको ये दूसरी बात भी समझ में आई और इन्होंने इसका सेकेंड लॉ के रूप में इसको बताया, फैराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बोला कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सॉरी, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है के कॉइल में, that will be directly proportional to rate of change of flux। देखो जब भी वर्ड रेट आए तो रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर देना है, यानी कि हर सेकेंड कितना फ्लक्स में चेंज हो रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो अगर रेट वर्ड है तो टाइम से डिवाइड कर दो। किसको टाइम से डिवाइड करना है, किसका रेट निकाल रहे हैं हम लोग, चेंज इन फ्लक्स का। तो पहले तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लो, चेंज इन फ्लक्स में डेल्टा फाई लिख देता हूँ और उसको टाइम से डिवाइड करना है, कितना टाइम लिया उसने, तो डेल्टा टी टाइम लिया मान लो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। आपके बुक में डी डेल्टा की जगह पे डी यूज़ किया हुआ है तो आप डी यूज़ कर लो। डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स और डी टी मतलब टाइम टेकन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इन फ्लक्स और डी टी क्या है आपका, टाइम टेकन, समझे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको हम ई लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ई है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब कितना फ्लक्स में चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। मतलब ऐसे समझ लो कि कितना जल्दी जल्दी आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितना कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है ऐसा नहीं है, कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। जितना फास्ट आप फ्लक्स चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बात यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपके पास कॉइल है और आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो मैग्नेट के हेल्प से, तो आप जितना जल्दी इसको लेके आओगे आगे उतना ही जल्दी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो उतना ही फ्लक्स चेंज कर रहे हो जितना मैंने पहले किया, लेकिन अगर मैं टाइम लेके कर रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम अगर मैं लूँगा तो इसके अंदर ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ सेकेंड लॉ के हिसाब से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब कितना जल्दी जल्दी आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, तो जितना जल्दी फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज़्यादा ईएमएफ और उतना ज़्यादा करंट आ जाएगा। ये आपका सेकेंड लॉ है, ठीक है। नाउ ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू डी फाई बाई डी टी यहाँ पे आ जाएगा। तो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। के को हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और के का वैल्यू जो है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है। जब के का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये आपका सेकेंड लॉ था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेंस, ठीक है, बाय लेंस लॉ। अब ये लेंस लॉ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय लेंस लॉ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और लेंस ने यहाँ पर माइनस साइन यूज़ कर लिया। माइनस साइन क्यों यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल बाय लेंस लॉ आपका ये ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फाइनल इक्वेशन है। सेकेंड लॉ के बाद और लेंस लॉ के बाद आपको फाइनल इक्वेशन ये मिला, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और इस इक्वेशन से ही आप कैलकुलेट करोगे
कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस कम है कि ज़्यादा है, वो आपको ये इक्वेशन बताएगा। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज करोगे, ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना ज़्यादा जल्दी फ्लक्स चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा ईएमएफ आएगा। अगर फ्लक्स आराम से चेंज कर रहे हो तो ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस हो रहा है, जो आ रहा है कॉइल के अंदर, वो भी काफ़ी कम होगा। समझे? ये आपको इक्वेशन बताती है। लेंस लॉ के बारे में अब हम बात करेंगे कि लेंस का यहाँ पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था और लेंस ने किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे ना सेकेंड लॉ के बाद भी एक इशू था। फैराडे ने आपको ये तो बता दिया था कि ईएमएफ कॉइल में कब आएगा। अब ईएमएफ आ चुका है, याद रखना, मतलब आपने मैग्नेट और कॉइल का यूज़ करके, वायर का यूज़ करके करंट ला दिया। आपने कोई बैटरी यूज़ नहीं किया, कोई सेल यूज़ नहीं किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आपने मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके करंट प्रोड्यूस कर दिया। और जो उनकी बात थी कि नेचर लव सिमेट्री, ये कंप्लीट हो गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो फैराडे ने दो चीज़ों का आंसर तो दे दिया कि कब इसके अंदर करंट आएगा, कब इसके अंदर करंट आएगा। तो उन्होंने बोला कि जब आप इसका फ्लक्स चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी बात, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो E इज इक्वल टू d∅/dt। जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे रह गई थी, कॉइल के अंदर करंट किस डायरेक्शन में आएगा। जैसे मैंने आपके सामने रखा है कॉइल, तो इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इस बात का आंसर उन्होंने नहीं दिया था, और इस बात का आंसर हमें कहाँ से मिला? लेंस लॉ से मिला। तो लेंस लॉ देखो क्या कहती है, ध्यान से देखना। इसका स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट आप नोट से या फिर टेक्स्ट बुक से लिख लेना। मैं आपको इसका क्लियर मतलब बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा। लेंस लॉ देखो क्या कहती है कि भाई आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को वो अपोज करेगा। ध्यान से सुनना, इस लॉ के बाद हमको समझ में आएगा कि कॉइल के अंदर करंट, देखो दो ही ऑप्शन है कॉइल के अंदर करंट, या तो क्लॉकवाइज करंट हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। लेंस लॉ ने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजेस चेंज इन फ्लक्स, ऑपोजेस चेंज इन फ्लक्स। ये बड़े आसान शब्दों में हम यहाँ पे लेंस लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सॉरी, देखो ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? फ्लक्स चेंज होने की वजह से, उसी को अपोज करेगा, उसी के खिलाफ काम करना चालू कर देगा। वो जो या आपके ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है या करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, करंट उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और उसी को अपोज करेगा। ये आपका लेंस लॉ, बड़ा सिंपल लेंस लॉ है। जो करंट या ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है उसी को अपोज करता है। उसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? क्यों हो रहा है प्रोड्यूस, बताओ? क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। यानी कि वो कोशिश करेगा, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कोशिश करेगा इस तरीके से प्रोड्यूस हो कि वो फ्लक्स को चेंज ना होने दे। सिंपल बात है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी कॉइल के थ्रू करंट पास हो रहा है तो वो अपने आप में बार मैग्नेट का काम करता है, अपने आप में वो मैग्नेट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो इसमें क्लॉकवाइज करंट पास होना चालू हो जाए। अब इसमें क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर घुसेंगे, इस वाले पार्ट में। जब लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर घुसते हैं तो किस साइड से अंदर घुसते हैं बताओ? लाइन्स ऑफ फोर्स साउथ से अंदर घुसते हैं और नॉर्थ से बाहर दिखते हैं हमको। तो अगर मान लो कोई कॉइल है आपके पास, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने आप में मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियां डाल दो और थंब को देखो कहाँ जा रहा है। तो आपका जो थंब है वो अंदर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर घुसेगा।
अंदर की ओर कहाँ से घुसा जाता है, साउथ से घुसा जाता है, तो ये वाला सरफेस आपका साउथ बन जाएगा। समझ गए। अच्छा, मैं पीछे से अगर देखूंगा इसको, तो पीछे से देखने पर मुझे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। पीछे से देखने पर इसी को अगर बैक साइड से देखोगे, इसको मैं फ्रंट लिख देता हूँ और इसी को मैं बैक लिख देता हूँ। बैक साइड से देखोगे तो आपको करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो अपने आप में ये नॉर्थ पोल का काम करेगा। एक कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने आप में मैग्नेट का काम करता है, और क्लॉकवाइज करंट मतलब सामने वाला फेस जो है वो साउथ पोल है, और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल है, और ये दोनों एक ही कॉइल में होता है, एक इस साइड और एक इस साइड। ये अपने आप में मैग्नेट है, ये साइड साउथ पोल है, ये साइड इसका नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ से आपको क्लॉकवाइज करंट दिखेगा तो पीछे से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा मुझे, और ये अपने आप में मैग्नेट का काम करेगा। अब बात करते हैं लेंस लॉ की। मान लो आपका यहाँ पे है एक कॉइल, और हमें नहीं पता कि इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में आएगा, दैट वी डू नॉट नो। कैसे आएगा? मान लो आप यहाँ पे एक मैग्नेट को लेके आ रहे हो, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाओ। कैसे करवाओगे? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, जिसके वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कैसे चेंज करोगे? तो मान लो आप मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हो। अब मैग्नेट को अगर इसके पास लेके आओगे तो क्या होगा बताओ? इसका फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ तो करंट आएगा। अब ईएमएफ और करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा वो। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो। फ्लक्स इंक्रीज क्यों हो रहा है? मैग्नेट को आगे लाने से। तो अब वो करंट ऐसे आएगा कि मैग्नेट को आगे नहीं आने देगा और फ्लक्स इंक्रीज नहीं होने देगा। जो भी फ्लक्स चेंज होगा उसको अपोज करेगा वो। मैग्नेट को आगे ना आने देने के लिए जाहिर सी बात है कि ये वाला जो उसका फेस है वो नॉर्थ पोल बनेगा, ताकि मैग्नेट को आगे ना आने दे और उसको रिपेल करने लग जाए। नॉर्थ पोल बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर करंट क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अगर आप मैग्नेट को नॉर्थ पोल को सामने लेकर आते हो तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका बैटरी कैसे बनेगा बताओ? इसका बैटरी कुछ ऐसे बनेगा। बैटरी बनेगा कुछ ऐसे। यहाँ से करंट आपका स्टार्ट हो रहा है, और इसे बैटरी का कोई जगह हम पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि लूप में करंट फ्लो हो रहा है ना। पर ऐसे मान के चलो कि बैटरी इसका कुछ ऐसे, ईएमएफ कुछ ऐसे आ जाएगा, करंट कुछ ऐसे आएगा, इसके वजह से नॉर्थ पोल आ गया और ये रिपेल करेगा इसको। जो हो रहा है उसी को अपोज करेगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। भाई तो लेंस लॉ है हमारा। अब मान लो इसी कॉइल को अगर तुम पीछे लेके जाते हो, तो मान लो ये जो आपका नॉर्थ पोल है इसको आप आगे ले जाने के बजाय पीछे लेके चले जा रहे हो। अगर आप पीछे लेके जा रहे हो तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से इसके अंदर करंट आ जाएगा। अब करंट कुछ ऐसे आएगा कि फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा, जो हो रहा है उसको अपोज करेगा। मतलब मैग्नेट को पीछे नहीं जाने देगा। मैग्नेट को पीछे न जाने देने के लिए नॉर्थ है यहाँ पे, तो उसको अट्रैक्ट करना ज़रूरी है ताकि पीछे न जा पाए, तो ये साउथ बन जाएगा। और साउथ बनने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए? करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल को पीछे ले जाओगे तो करंट क्लॉकवाइज आ जाएगा, नॉर्थ पोल को सामने लाओगे तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यही सेम लॉजिक आप साउथ के साथ भी लगा सकते हो। साउथ सामने आ रहा है तो ये खुद भी साउथ पोल बन जाएगा उसको रोकने के लिए। अगर साउथ पीछे जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए खुद नॉर्थ बन जाएगा, और फिर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो लेंस लॉ से हमें पता चला कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। समझे? अब ये हम कैसे पता करें कि भाई लेंस लॉ सही है या नहीं है, और बेसिकली लेंस लॉ को ये आइडिया कहाँ से आया? तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेंस लॉ जो है वो बेस्ड है एक बहुत ही ज़बरदस्त फिज़िक्स के लॉ पर, और या ज़बरदस्त प्रिंसिपल पर। वो जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
सो आपका लेंस लॉ जो है, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन, या लेंस लॉ इज, ऐसा लिखते हैं, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस में मतलब उसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड लॉ है। लेंस लॉ मतलब एनर्जी कंजर्व हो रहा है। कैसे? देखो, मान लेते हैं कि आपका जो लेंस लॉ है वो काम नहीं कर रहा है। देखो ऑप्शन दो ही है करंट आने का इसके अंदर, या तो करंट क्लॉकवाइज आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो अगर हम ये मान लें कि चलो लेंस का लॉ काम नहीं करता है बल्कि लेंस लॉ गलत है, हम उसके ऑपोजिट सोचते हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, सॉरी यहाँ पे आप अगर नॉर्थ पोल सामने लेके आ रहे हैं तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए, और करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस हो गया और करंट आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। अब क्या होगा? आपने मैग्नेट को हल्का सा टच किया, एक काम करो आप हल्का सा मैग्नेट को टच कर दो, हल्का सा जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा ये साउथ बन जाएगा। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि लेंस लॉ काम नहीं कर रहा है, ये नॉर्थ के बजाय साउथ बन जाएगा। अब छोड़ दो, क्योंकि अब छोड़ दोगे तो वैसे भी साउथ पोल है, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और अब मैग्नेट अब अपने आप आगे जाएगा। जब मैग्नेट फास्ट हो जाएगा तो याद करो लेंस लॉ, अपना फैराडेस लॉ, सेकेंड लॉ, कि फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा तो इसका ईएमएफ और ज़्यादा हो जाएगा, करंट और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ और करंट अपने आप बढ़ते चले जा रहा है। मैं कोई एनर्जी सप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ और बिना एनर्जी सप्लाई किए आपका कंटिन्यूसली करंट जो है इसके थ्रू बढ़ते चले जा रहा है। समझे? ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है कि बिना एनर्जी दिए आपका करंट जो है वो फ्लो होता जा रहा है इसके अंदर और वो बढ़ता भी जा रहा है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते इस दुनिया में। हल्का सा भी एनर्जी आप एक्स्ट्रा नहीं ला सकते इस यूनिवर्स में, और ना ही हल्का सा भी एनर्जी आप इस यूनिवर्स से गायब कर सकते हो। सिर्फ एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट्स इट। यहाँ तो मैं कोई एनर्जी सप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ और अपने आप मुझे करंट वाली एनर्जी मिल रही है। करंट वाली जो एनर्जी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप मिल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, बस हल्का सा मैंने पुश किया, फ्लक्स चेंज हुआ, ये साउथ बन गया और अपने आप जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये सीधा सीधा वार है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, उसे गलत प्रूव कर रहा है ये, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग लेंस लॉ को अगर सही माने और हम लोग ये मान के चलें कि यहाँ पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, जैसा कि आपके लेंस लॉ ने बताया, तो ये नॉर्थ बन जाएगा। आप देखो, अब अगर आप पुश करके छोड़ोगे तो मुझे एक बात बताओ कि अभी आगे बढ़ पाएगा क्या? क्योंकि नॉर्थ है, नॉर्थ आ गया यहाँ पे, अभी इसको रिपेल करना चालू कर देगा। अगर फिर भी आपको मैग्नेट को इसके आगे लेके जाना है, फ्लक्स चेंज करना है और आपको करंट लाना है, तो अब वैसे बात है कि आपको अब खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पुश करना पड़ेगा उसको, और आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। आप अपना फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब क्या? आप खुद उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। फोर्स लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो उसमें एनर्जी जाएगी आपकी। यहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है। आप जो भी एनर्जी इसको दे रहे हो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है और इसको मोशन में ला रहा है। मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब जो भी एनर्जी इसको दे रहे हो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। अब वही एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो जाता है और आपका वो करंट बन जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो योर मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साफ साफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी दोगे आप, आपकी जाएगी, वही यहाँ पे आपको करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपने एनर्जी देना बंद कर दिया तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, आपको करंट भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। जब तक एनर्जी देते जाओगे मैकेनिकल एनर्जी, तब तक फ्लक्स चेंज होता जाएगा, आपको करंट मिलता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता जाएगा। तो जो लेंस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर परफेक्ट बैठ जा रहा है, और लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखकर बनाया गया, समझे? इसीलिए लेंस लॉ जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है
और उसी के हिसाब से आपको करंट या फिर ईएमएफ का डायरेक्शन मिलेगा। समझे? तो लेंस लॉ याद रखना है आपको। क्या याद रखना कि जो प्रोड्यूस कर रहा है ईएमएफ को या जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज करेगा। बात बहुत सिंपल है। तो बच्चों ये लेंस लॉ के बाद, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे, लेंस लॉ के बाद ही वो माइनस साइन हमारे फैराडेस लॉ में आया था। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था बताओ? हमने लिखा था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। लेकिन मैंने आपको बताया था जब आप लेंस लॉ इसमें लगाओगे तो ये माइनस साइन आ जाता है। सी माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज को ईएमएफ आपका अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स ईएमएफ इस तरीके से आएगा कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, वो फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगा। इन शॉर्ट जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो अपोज करेगा। सिंपल आपका लेंस लॉ है यहाँ पे। और जब आप लेंस लॉ अप्लाई कर देते हो तब आपका फैराडेस लॉ में माइनस साइन आ जाता है और आपका इक्वेशन बन जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दैट इज फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोशनल ईएमएफ की, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ की। और इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। देखो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर मान लो आपके पास कोई कॉइल है, ठीक है, और उस कॉइल के थ्रू अगर आप फ्लक्स चेंज करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो, चेंज करने का मतलब है या तो फ्लक्स आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उस हिसाब से उसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो लेंस लॉ बताता है आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आपका टॉपिक है इसमें कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, सिंपल से एक मान लो एक रॉड है मेरे पास मेटल का कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में भगाते हो तो भी इसके अंदर करंट आ जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम एक कंप्लीट कॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज वाली कोई बात नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई कॉइल नहीं है इस बार हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है। बस एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसे भगाओ, भगाने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ आ जाता है। कंडक्टर को भगाने की वजह से अगर उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो और करंट हो तो हम ऐसे ईएमएफ को क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप का मोशन यहाँ पे हम करेंगे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, और हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे। एक तो उसको सीधा भगाएंगे जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, और एक उसको हम लोग रोटेट करेंगे जिसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन दोनों ही के वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास एक कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखो और भगा दो, बस उसके अंदर करंट आ जाएगा, तो इसे मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हम उसको भगाएंगे ट्रांसलेशन मोशन, फिर उसके बाद उसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, दोनों केस में ईएमएफ आ जाएगा। कितना ईएमएफ आएगा उसका इक्वेशन ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे देखो एक सेटअप करके रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका और ये मैग्नेटिक फील्ड सीधा इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। मैंने आपको बताया था जब क्रॉस रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहाँ पे देखो कंडक्टर रखा हुआ है, एक पूरा इस तरीके से सी टाइप का कंडक्टर रखा हुआ है, सी पूरा उसका शेप है, और उस कंडक्टर के ऊपर एक दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर रखा हुआ है सी बी या बी सी, ये जो कंडक्टर है आपका। तो ये पूरा एक कंडक्टर है जो फिक्स है, हिल नहीं रहा है अपनी जगह से, फिक्स करके रखा हुआ है। और एक जो ब्लू कलर का कंडक्टर यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेट कंडक्टर, वो इसके ऊपर जाके रख दिया है। और ये जो सी बी है ये मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। आपको करना क्या है, ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है सी बी, उसको आप एक वेलोसिटी दे दो, उसको v वेलोसिटी से भगाना चालू कर दो, कांस्टेंट वेलोसिटी v से भगाना चालू कर दो। तो जब आप भगाने लग जाओगे इस कंडक्टर CB को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पीछे वाला पार्ट इसमें है कि नहीं है, बस ये थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि डिराइव करने के लिए पीछे वाला पार्ट डाल के रखा हुआ है कि EMF कितना इंड्यूस होगा। बाकी पीछे वाला पार्ट ना भी रहे तो भी चल जाता है। तो हम दोनों मेथड देखेंगे, पीछे वाला पार्ट रख कर भी देखेंगे और एक अकेले को भी अगर देखें, अगर अकेला भी मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको भगाओगे इस BC वाले पार्ट को, तो भी इसके अंदर EMF आ जाएगा। तो जो पहले मेथड से हम EMF इंड्यूस कितना हुआ है इसके अंदर, या इस BC कंडक्टर के अंदर कितना EMF आया है, ये अगर हमें देखना है तो इसका दो मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे जो यूज़ करने वाले हैं वो बाय फ्लक्स मेथड, मैग्नेटिक फ्लक्स
के थ्रू हम लोग यहाँ पे ईएमएफ का इक्वेशन निकालेंगे बाय फ्लक्स मेथड। देखो आपने अगर मान लो यहाँ पे ये सी बी कंडक्टर यहाँ पे लाके रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पे एक लूप सा बन जाएगा। ये नहीं रखे रहोगे तो फिर तो ओपन है, जैसे इसको रख दोगे इसके ऊपर सी बी को तो एक लूप सा बन जाएगा यहाँ पे, देख रहे हो ना। और ये इस लूप का पूरा एरिया है, इस एरिया के थ्रू कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। अब अगर मान लो इस फ्लक्स में कैलकुलेट करूं, फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया तो वो फ्लक्स क्या होगा बताओ, दैट विल बी इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बताओ, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। हम एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अंदर ले लेते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी अंदर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये लिया जाता है जो कि 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है और आपका एरिया वेक्टर भी अंदर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, क्योंकि ये जो एरिया है इसका परपेंडिकुलर लाइन तो अंदर ही जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों अंदर घुस रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो आपका कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ऐसे में आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, B इंटू ए हो गया। नाउ सी मैग्नेटिक फील्ड B फिक्स है, एरिया क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, मतलब ये जो कंडक्टर आपने रखा है इसका लेंथ L है, स्मॉल l ये रहा। और हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, ये पूरे पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक को x मान लेते हैं। तब इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, L इंटू एक्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया L इंटू एक्स, ये हो गया फ्लक्स, इसके थ्रू जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाओगे, इसको तो वेलोसिटी दे रहे हो आप, तो जैसे जैसे इसको वेलोसिटी मिलती जाएगी तो आपका एरिया बड़ा होता जाएगा, एरिया बड़ा होता जाएगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, समझ गए। और फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो करंट इस बीसी पार्ट में ही नहीं बल्कि बाकी सारे हिस्से में भी करंट फ्लो होना चालू होगा। हमें बस इस बीसी पार्ट से लेना देना है, इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो लेट्स से देखते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to, according to Faraday's law, E is equal to d phi by dt। अब मैं देखो यहाँ पे मॉड लगा दे रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में मॉड लगा के चालू किया है। मॉड इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, प्लस माइनस साइन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन हटा दिया और मॉड में डाल दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मॉड में डालने के बाद आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, d by dt ऑफ फाई का वैल्यू क्या है, b इंटू एल इंटू एक्स, b इंटू एल इंटू एक्स। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड b तो कांस्टेंट है और इसको आगे बढ़ाने से आपका l भी चेंज होने वाला नहीं है, तो b और l दोनों कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा आपका। तो E इज इक्वल टू b इंटू एल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बताओ, dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या होता है बताओ, x में चेंज हो रहा है, x क्या है, पोजीशन है, तो x में चेंज हो रहा है, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मतलब आपका x कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, अगर आप ये जो v आपको दिख रहा है ना वेलोसिटी, ये जितना ज़्यादा होगा x उतनी जल्दी जल्दी चेंज होगा। इन केस dx जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है और dt आपका टाइम है, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज योर वेलोसिटी, तो आपका v जो है वो dx बाई dt है। मॉड में ले लिया तो वेलोसिटी आपका प्लस माइनस उससे लेना देना नहीं है हमें, ये dx बाई dt आपका वेलोसिटी आ जाएगा, तो इससे E का वैल्यू आपको मिल जाएगा b इंटू एल इंटू वी। इतना EMF इंड्यूस होता है इस सर्किट में और वो फिर करंट प्रोवाइड करेगा। हम बोल सकते हैं कि ये EMF इसके अक्रॉस भी आ गया है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है इस पार्ट में, और अगर करंट फ्लो होगा तो क्योंकि ये कनेक्टेड है तो सब में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर को आप भगाओगे किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा B इंटू एल इंटू वी, समझ गए। देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पीछे वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा जो फिक्स है पार्ट पीछे का, वो नहीं रहेगा तो भी ऐसा होगा।
पर हम लोग ने फ्लक्स रूल का यूज करना था हमें, फ्लक्स मेथड का, इसकी वजह से हमने क्या किया, फ्लक्स रूल लिख दो, बाय फ्लक्स रूल, रूल लिखो मेथड लिखो सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ रूल ही लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग ने हमको फ्लक्स रूल यूज करना था, इसकी वजह से पीछे ये वाला हिस्सा डाल दिया ताकि हमको एक एरिया मिल सके और उसका फ्लक्स हम लोग देख सकें। अगर ये पीछे वाला हिस्सा ना भी हो, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके 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 अंदर आपने क्या किया, एक कंडक्टर डाल दिया, उसके परपेंडिकुलर कंडक्टर डाल दिया और उसको भगाना चालू कर दिया, तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। कितना ईएमएफ आएगा, B इंटू एल इंटू बी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कंडक्टर लेते हैं, सेकेंड रूल पे जाते हैं, बाय मैग्नेटिक फोर्सेस, बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। इसी को अब फ्लक्स रूल से यूज ना करके मैग्नेटिक फोर्सेस से हम लोग पता करते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको वापस से बना रहा हूँ कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रहा है और उसके अंदर आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला कंडक्टर है, इसी को एक काम करते हैं, क्लोन कर लेते हैं, क्लोन, और ये कंडक्टर आपने इसके अंदर रख दिया। अब ये अकेला कंडक्टर है, याद रखना, एक सेकेंड। तो इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, अभी सिर्फ अकेला कंडक्टर हमने रख दिया है। अब इसमें कुछ हम लोग ने पीछे कुछ रखा नहीं है, इसको हम v वेलोसिटी से भगा रहे हैं यहाँ पे, वही सेम चीज़। तो आप देखो मैग्नेटिक फोर्सेस से भी निकालोगे तो भी इसके अंदर इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। चेक करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और ये भागना चालू हो रहा है। अब क्योंकि एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस आप बोल सकते हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। अब देखो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो एक चार्ज पार्टिकल है, और एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में भागता है तो उस पर फोर्स लगता है। याद करो हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज भागता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी चार्ज को भगा रहे हो तो उस पर लगता है मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा या फिर क्यू वी क्रॉस बी। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ चार्जेस है। अब कंडक्टर के अंदर वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर हम मान के चल सकते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे मान के चलना है कि मान लो आपके कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो नीचे भागेगा तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज आपका ऊपर भागेगा। एक ही बात हो गई, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे भाग रहा है तो आप ऐसा अज्यूम करो कि पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर भाग रहा है। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के साथ डील करना थोड़ा आसान होता है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ही होता है जो भाग रहा है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कुछ Q जो इसके अंदर भाग रहा है। अब इस Q चार्ज को हम v वेलोसिटी से भगा रहे हैं और इसका जो टोटल लेंथ है वो L है। ये जो लेंथ है आपका टोटल, ये क्या है आपका L है। अब L लेंथ, ये चार्ज मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करता है और ये पूरा L लेंथ कवर करता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो भाग रहा है, किसके अंदर भाग रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाग रहा है। तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाग रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, फ्री चार्जेस Q इन कंडक्टर मूविंग विद वेलोसिटी। अब देखो कंडक्टर को जितना जोर से भगाओगे, जितना वेलोसिटी के साथ भगाओगे, उसके अंदर का चार्ज भी वैसे ही उसी वेलोसिटी से भागना चालू कर देगा। तो भाग रहा है अभी, तो फ्री चार्ज क्यू इन कंडक्टर मूविंग विद वेलोसिटी v एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, तो उसे लगता है मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है जैसे हमने पढ़ा था क्यू वी क्रॉस बी, और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखे जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, इतना। अब हमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है। और इस केस में जो हमने अज्यूम किया हुआ है वो वेलोसिटी आगे की ओर है, सीधे यहाँ पे आगे की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड आप ध्यान से देख सकते हो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है।
तो क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी सीधे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड सीधा अंदर की ओर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, वेलोसिटी आगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको इस केस में 90 डिग्री, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो थीटा की जगह पे अगर हम लोग 90 डिग्री डाल देते हैं, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। इतना मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे लग रहा है, Q चार्ज मान के चलते हैं कि हमने Q पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखा, इतना पॉजिटिव चार्ज अगर Q है इसके पास और वो अगर भाग रहा है, सॉरी ऐसे नहीं भाग रहा है, वो क्या कर रहा है, हम उसको भगा रहे हैं v वेलोसिटी के साथ। तो अगर v वेलोसिटी के साथ उसको भगा रहे हैं आगे की ओर, तो इसके वजह से होता क्या है कि उस पर लगेगा फोर्स। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भगा रहे हो तो उस पर लगेगा फोर्स, और वो फोर्स हमने ढूंढ निकाला है Q इंटू वी इंटू बी, क्योंकि साइन थीटा 1 हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्स का डायरेक्शन, कि फोर्स लगेगा कहाँ पे। फोर्स कहाँ लगेगा, सी V क्रॉस B के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किसके अलॉन्ग होता है, V क्रॉस B के डायरेक्शन में। नाउ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा डायरेक्शन में। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा। V कहाँ है, आगे की ओर है, आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद है, V आगे की ओर है और B कहाँ है, अंदर की ओर है, ठीक है। तो आपका दूसरा पेन है मेरे पास यहाँ पे, चलो मान लोगे ना, अज्यूम कर लो आपका जो B है वो अंदर की ओर लग रहा है, कहाँ गया, B अंदर की ओर है, ऐसे अंदर सब चले जा रहा है, और V जो है आपका आगे की ओर है। तो उंगलियों को पहले वेक्टर के पास रखना है, V क्रॉस B, V, और उसको घुमा के अंदर B के पास लेके जाना है। तो V क्रॉस B कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो होगा क्या, यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा इस एंड पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज को उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ जमा हो जाएगा। इस तरीके से जब आप कंडक्टर को भगाते हो तो इसके अंदर का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ जमा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज नीचे जमा हो जाता है। इनफैक्ट होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज ही सिर्फ भाग के यहाँ जाता है, तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ऊपर जमा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा नेगेटिव की वजह से, और इसकी वजह से आपका करंट जो है वो नीचे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। और कंडक्टर में एक तो ईएमएफ जनरेट हो गया, कैसे, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे चार्जेस सेपरेट होने की वजह से, और नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, मतलब ईएमएफ आ गया, और ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो गया कंडक्टर को भगाते हुए। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव बन जाएगा पूरा और नेगेटिव बन जाएगा, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट यहाँ नीचे की ओर जाएगा। लेकिन इसको हमने कैसे समझा, इसको हमने फ्लक्स के रूल से समझा, फ्लक्स से कैलकुलेट किया। यहाँ पे हम कैसे समझ रहे हैं, यहाँ पे हम फोर्सेस के, मैग्नेटिक फोर्सेस के टर्म्स में समझ रहे हैं, दोनों सेम चीज़ है, और इसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है इसका भी इक्वेशन सेम आएगा, आप देखोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, जो भी मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा है उसने कितना वर्क डन किया है। देखो इस मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स भी बोला जाता है, लॉरेंट्ज फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी जो फोर्स है उसको लॉरेंट्ज फोर्स भी बोला जाता है। तो आपके बुक में लॉरेंट्ज फोर्स भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों सेम चीज़ है, आप मैग्नेटिक फोर्स भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्क डन क्या होगा बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एम इंटू, अब मान लेते हैं चार्ज जो है आपका वो नीचे से ऊपर गया, पूरा एल लेंथ कवर किया है इसने, तो फोर्स एफ एम इंटू एल लेंथ कवर किया, तो एल से हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं पूरा कंडक्टर का जितना लेंथ है उतना चार्ज भागा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी, तो यहाँ पे आप डाल दो उसको क्यू वी बी इंटू एल, ये हो गया वर्क डन। अब मुझे एक बात बताओ कि हम ईएमएफ कैसे डिफाइन करते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय, जो भी ईएमएफ आया है उस कंडक्टर में, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये वोल्टेज V या ईएमएफ का एक्चुअल फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप वर्क डन क्या था बताओ, वर्क डन आपका क्या था, क्यू वी बी एल, और चार्ज Q से डिवाइड कर दोगे तो आपको E का वैल्यू मिल जाएगा BLV, वही सेम चीज़। ये हमने मैग्नेटिक
फोर्स के टर्म्स में निकाला है, लॉरेंट्ज फोर्स के टर्म्स में निकाला है, कि तरीके से निकाला है, अब भी ईएमएफ वही आ रहा है। इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बीएलवी होगा। इस तरीके से भी वही आ रहा है, इस तरीके से भी वही आ रहा है, अगर हम फ्लक्स रूल से इसको कैलकुलेट करें तो। इन सब का सार यही है कि अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में भगाते हो, परपेंडिकुलर भगा रहे हो आप उसको, तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, करंट आ जाएगा, और उस ईएमएफ का वैल्यू क्या है, बीएलवी। बात सिंपल है, बीएलवी। ये हमने दो तरीके से देखा, दोनों तरीके से हमें आंसर सेम आया। समझ गए? ये था ट्रांसलेशन मोशन ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर को का हम ट्रांसलेशन मोशन करवा रहे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है बीएलवी। एल उसका लेंथ, वी उसकी वेलोसिटी, और बी उसका मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसी कंडक्टर को क्या करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर को रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होता है ये हम लोग चेक करेंगे। तो मान लो इस एंड के अबाउट आप क्या कर रहे हो, इस कंडक्टर को रोटेट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में। अगेन आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर गया है। इस केस में हम क्या करते हैं ना, एक आर डिस्टेंस पे ध्यान दो, इस सेंटर से जहां से रोटेट हो रहा है इसको पाइवट बोलते हैं। ये मतलब यहाँ पे आपका एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस से रोटेट हो रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिससे ये रोटेट हो रहा है। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे इस सेंटर से या इस पाइवट से पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर सॉरी, हम एक छोटा सा कंडक्टर का लेंथ अज्यूम करते हैं, बहुत छोटा सा, कि इतना ही छोटा सा पार्ट हम इसका अज्यूम करते हैं, और इस छोटे से कंडक्टर का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो लेंथ डी आर होगा। ध्यान से देखना, डी आर लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा हम अज्यूम करते हैं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, कि हम चाहते हैं कि इसको ट्रांसलेशन मोशन के रूप में देखें। अब यहाँ पे रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसका अलग अलग हिस्सा जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। देखो रोटेशन में क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, हमने रोटेशन मोशन में पढ़ा है, और धीरे धीरे अंदर आओगे तो सबकी वेलोसिटी जो है, सारे हिस्से की वेलोसिटी वो कम होने लग जाती है। तो हम यहाँ पे सीधा बीएलवी अप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि हर हिस्से का वेलोसिटी ही अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा कंडक्टर ले रहे हैं, मान लेते हैं ये जब आगे बढ़ रहा है रोटेशन के टाइम पे, तो ये वी वेलोसिटी से भाग रहा है, ये वाला पार्ट। बाकी पार्ट हो सकता है इससे ज़्यादा, देखो बाहर जाओगे तो स्पीड बढ़ता जाएगा, अंदर आओगे तो इस हिस्से का जो भी स्पीड है उससे कम स्पीड मिलेगा आपको अंदर, और बाहर और स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो आर डिस्टेंस पे एक कंडक्टर जिसका लेंथ डी आर है, लेंथ डी आर है, वो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर भाग रहा है, घूम रहा है, मतलब किसी स्पीड से भाग ही रहा है वो। तो हम सिर्फ इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये जो छोटा सा हिस्सा डी आर है ना, इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ये लिख रहा है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ डी आर इज गिवन बाय, अब ये छोटा सा ईएमएफ है तो हम उसको ई ना लिखकर डी लिख देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है तो हम डी लगा देते हैं। अब इसका ईएमएफ क्या होगा बताओ। अब ये तो ट्रांसलेशन मोशन हो गया, जैसा ही हो गया ना, कंडक्टर है उसका लेंथ डी आर है और वो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भागता है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है हम यहाँ पे देख चुके हैं, बीएलवी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी। तो बस वही लिखना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर का लेंथ बहुत छोटा है डी आर इंटू वी वेलोसिटी से भाग रहा है। अब ये वी वेलोसिटी से एक्चुअल में देखोगे तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा अपना यहाँ पे इस तरीके से, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में हम एक बड़ा ही प्यारा सा इक्वेशन जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बस v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर ओमेगा लिख देंगे। तो डी ई इज इक्वल टू बी डी आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको आप ऐसे लिख लो, बी ओमेगा आर डी आर, बी ओमेगा आर डी आर। इतना ईएमएफ बस इस छोटे से हिस्से में जनरेट हो रहा है। अब हमें चाहिए पूरे कंडक्टर का, तो पूरे कंडक्टर के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने से पूरे कंडक्टर का हमको ईएमएफ मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, मान लेते हैं पूरे कंडक्टर का जो लेंथ है वो है आपका कैपिटल एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो हम जीरो से लेकर कैपिटल एल बोल रहा हूँ, स्मॉल एल है, जीरो से लेकर एल तक पूरे कंडक्टर के लिए इस डी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे कंडक्टर का टोटल ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो इंड्यूस वो पता चल जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द एंटायर कंडक्टर, ठीक है, इन द एंटायर या अक्रॉस द इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंटायर कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के लिए अगर हमको ईएमएफ चाहिए तो कितना होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको ई लिख देते हैं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फ्रॉम जीरो टू लेंथ एल, जीरो से लेकर पूरा लेंथ एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल, और डी का वैल्यू क्या है, बी ओमेगा आर डी आर, और बी और ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल आर डी आर। अब आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, आर डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाय टू, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू होगा, और ये जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये b इंटू ओमेगा। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल क्या है बताओ, पहले r की जगह पे अपर वैल्यू आएगा दैट इज एल स्क्वायर बाई टू, फिर आप माइनस लिखो, फिर r की जगह पे लोअर वैल्यू डाल दो, तो r की जगह पे लोअर वैल्यू डालोगे तो जीरो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और यू कैन सिंपली राइट e इज इक्वल टू, नीचे 1/2 है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर। इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है आपके रॉड के अंदर अगर वो घूम रहा है, तो अगर वो भाग रहा है तो बी एल वी, अगर वो रोटेट हो रहा है तो भी हम उसको मोशनल ईएमएफ ही बोलेंगे, और वो मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। इतना ईएमएफ इसके अंदर जनरेट हो गया है, ठीक है। अब ये ईएमएफ करंट कहाँ भेजेगा, कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल, ये कैसे पता चलेगा, तो वो आप अगेन क्यू वी क्रॉस बी वाले रूल से बता सकते हो। मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ये पॉजिटिव चार्ज वी वेलोसिटी से यहाँ भाग रहा है, अगर ऐसे रॉड घूम रहा है तो वी वेलोसिटी से यहाँ भाग रहा है, तो अब इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ, वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में। तो देखो वी ऊपर की ओर है, बी अंदर की ओर है, वी ऊपर की ओर है, बी अंदर की ओर है, तो वी क्रॉस बी अंदर की ओर नीचे की ओर आ जा रहा है। देखो वी ऊपर की ओर है वी, और बी अंदर की ओर है, तो उसको घुमा के अंदर लेके जाना है, तो वी क्रॉस बी में थंब का डायरेक्शन नीचे आ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को फोर्स नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज को उल्टा फोर्स लगता है तो वो नेगेटिव चार्ज सारे यहाँ जमा हो जाएंगे। तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया, इसका मतलब करंट आपका ऊपर की ओर फ्लो होगा, ठीक है। ईएमएफ जो है इसकी वजह से यहाँ पे लोअर और हायर पोटेंशियल की वजह से इसके अक्रॉस ईएमएफ आ जाएगा, उस ईएमएफ का वैल्यू क्या है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और उसके वजह से करंट आपका ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये आपका हायर पोटेंशियल हो गया और ये आपका लोअर पोटेंशियल हो गया चार्जेस जमा होने की वजह से, ठीक है। तो ये था आपका मोशनल ईएमएफ, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ रॉड की वजह से, और यहाँ पे रोटेशन मोशन ऑफ रॉड की वजह से, मेटल का रॉड, ठीक है।